So hi guys, this is the previous year question of NET. Okay, so इस क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं. एग्जैक्ट मुझे ईयर रिमेम्बर नहीं है. So let's see the question first. The following acids undergo decarboxylation upon heating and the ease of decarboxylation follows the order. So basically हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि आपको तीन एसिड्स गिवन है और इन तीन एसिड्स का डीकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर क्या रहेगा. मींस सबसे ज्यादा रेट जो होगा डीकार्बोक्सिलेशन का वो कौन से एसिड का होगा. सो एक बार देखते हैं. सो बेसिकली जब हम डीकार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं इसमें हमें क्या कंपेयर करना होता है. डीकार्बोक्सिलेशन में हम जो कंपेयर करते हैं दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. जो कार्बन आयन बनेगा वो कितना ज्यादा स्टेबल होगा उसको हम देखेंगे. ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. सो एक बार देखते हैं, इसको मार्क कर देते हैं. ये हमारा कंपाउंड ए है, दिस इज बी एंड ये हमारा सी. सो वन बाय वन हम देखेंगे. सो ए की अगर हम बात करें ये सिंपल जो है हमारा बेंजोइक एसिड है. अब देखो जो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होता है वो एसिडिक मीडियम में भी हो जाता है, बेसिक में भी, न्यूट्रल में भी. ओके, और हीटिंग तो इसके लिए कंपल्सरी होती है. डीकार्बोक्सिलेशन जहां पर भी देखोगे वहां पे हीटिंग आपको हमेशा गिवन होगी. सो देखते हैं एक बार ये कैसे ब्रेक होगा. ये इस टाइप से कुछ ब्रेक होगा और यहाँ से जो CO2 है वो निकल जाएगी. ये हमारा एनायन बना और CO2. और अगर हम इसका वर्कअप करवा दें तो इसके वर्कअप के बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फाइनल प्रोडक्ट्स जो होंगे वो होगा बेंजीन बन गया ये तो हमारा, और CO2. नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें, नेक्स्ट केस में जो हमें कंपाउंड गिवन है दैट इज प्रीडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि एक एसिड मोलिक्यूल मींस आपको एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप तो आपके कंपाउंड में प्रेजेंट हो. एसिडिक इन द सेंस कि एक COH ग्रुप आपको हमेशा दिखेगा, उसी का ही डीकार्बोक्सिलेशन आप कर सकते हो. आप देख सकते हो इन तीनों ही कंपाउंड में जो हमारा COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, वो प्रेजेंट है तीनों ही कंपाउंड में. एक बार ये बी मोलिक्यूल की अगर हम बात करें तो देखो ये कुछ बी मोलिक्यूल ना ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं अपॉन हीटिंग. देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं और हमें पता है कि ये जो H है ये एसिडिक है, तो ये इसका H कुछ इस टाइप से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है सच दैट कि जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर वो कुछ इस टाइप से मिलेगा. और यहाँ नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा. इसके बाद ये CO2 तो हमें निकलवाना ही है यहाँ से, तो यहाँ से -CO2 और ये हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इसके बाद अगर हम इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की बात करें ये जो कार्बन आयन बना है ये इससे बेसिकली H एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है. फिर से पहले नाइट्रोजन ने किया था COH ग्रुप से, अब ये करेगा. ठीक है ना, जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बेसिकली अब वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इसका प्रोटॉन और यहाँ से CO2. तो ये तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं. इस केस में हमें बेंजीन CO2 मिला था ए कंपाउंड के केस में. कंपाउंड बी के केस में हमें मिला है प्रीडीन प्लस CO2. इसके नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमें कंपाउंड सी गिवन है दैट इज इंडोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसको भी हम एक बार देखते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन के बाद क्या बनेगा.
तो देखो यहाँ से हम हीटिंग करवाएंगे, और जैसे ही हम इसकी हीटिंग करवाएंगे, सो एक तो ये जो H है ये यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ से निकलेगा, सो H+ अगर निकल जाएगा इस रिएक्शन से, सो हमें बेसिकली ये मिलने वाला है NHCOO-। ये कुछ इस टाइप से बनेगा। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं। देखो प्रीवियस केस में नाइट्रोजन जो था, एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट था, वो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स थे बेसिकली वो कॉन्जुगेशन में नहीं थे, क्योंकि हमें क्या पता है, देखो एक सेकेंड, यस, हमें ये पता है कि जो प्रीडीन होता है ना, प्रीडीन के केस में अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, सो वो कुछ इस टाइप से होते हैं। जैसे यहाँ पे ये लोन पेयर है, तो ये कभी भी लोन पेयर यहाँ पे नहीं जाते, ये इस टाइप से कुछ फॉलो होता है मैकेनिज्म। और ये जो बॉन्ड्स है ना वो कुछ इस टाइप से ब्रेक होंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो इस टाइप से कुछ होगा। और फर्दर आगे अगर कॉन्जुगेशन होगी फिर यहाँ पे अपीयर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो चलता ही रहेगा। सो बेसिकली हम इसकी अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, और अगर हम इस केस की बात करें, इस केस में नाइट्रोजन जो था लोन पेयर्स तभी इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इस केस में यही एब्स्ट्रैक्ट करेगा ना प्रोटॉन जो होगा, कमिंग प्रोटॉन। बट अगर हम इंडोल की बात करें ना, तो इंडोल के केस में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स होते हैं वो कॉन्जुगेशन में होते हैं। सो प्रीडीन में क्या था कि प्रीडीन के केस में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स थे वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं थे, बेसिकली नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था। अगर हम यहाँ पे अगर कॉन्जुगेशन की बात करें, सो इस टाइप से नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ। नाइट्रोजन के लोन पेयर इस टाइप से कॉन्जुगेशन में जाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पर कुछ नेगेटिव क्रिएट होगा। अब देखो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप में H+ निकला था एसिडिक ग्रुप से, ये H+ अभी भी है। सो ये H+ जो है, और यहाँ पर ये कार्बन आयन जो हमारा बना, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो नेक्स्ट केस में हमारे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब एक बार देखो, मेन तो हमें क्या निकालना था, डीकार्बोक्सिलेशन करवाना था ना। सो अगर हमें डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है, सो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हमें CO2 को रिमूव करना होगा। सो जैसे ये CO2 रिमूव होगा, और यहाँ पर ये भी था ना, पॉजिटिव चार्ज था इसके ऊपर। सो जैसे ये अब होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे हमारा कुछ नेगेटिव चार्ज हमें मिलेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज फर्दर कॉन्जुगेशन में जा सकता है कुछ इस टाइप से। और यहाँ से हमारा एक और जो निकला था इस स्टेप में, वो हमारा CO2 निकला था, ठीक है। और अगर हम बात करें, अब हम बेसिकली स्टेबिलिटी की बात करनी थी ना, जो कार्बन आयन हमारा बना उसके तीनों स्टेप में सबसे ज्यादा स्टेबल हमें कहाँ मिला का कार्बन आयन। सो कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कैसे होगा। सो इस केस में अगर हम बात करें फर्स्ट केस में, इस केस में जो हमारा कार्बन आयन बना था वो था ये, और सेकंड वाले केस में अगर हम बात करें तो ये हमारा कार्बन आयन ये बना था।
CO2 निकलने के बाद बेसिकली जो हमारा फॉर्म हुआ उसकी अगर हम बात करें, और ये हमारा एक येलाइट भी, अगर आप ध्यान से देखो तो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें जो CO2 के बाद कार्बन आयन मिला वो ये था। सो अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल हमें कहाँ पर मिला। तो अगर हम सी की अगर कंपाउंड को देखें, सो इस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है, क्योंकि देखो जैसे इसमें से नेगेटिव चार्ज निकला, ये नेगेटिव चार्ज फिर से कॉन्जुगेशन में आके जल्दी से क्या दे देगा, हमें इंडोल दे देगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में था ना इसके साथ। और इसकी जो बिकॉज ये जो एरोमेटिक है, जब ये यहाँ से आया तो इसकी जो वापस से ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया ना। कॉन्जुगेशन में जाने के बाद ये कार्बन आयन फटाफट से, ये जो एनायन था ये कॉन्जुगेशन में इसलिए गया क्योंकि इसको एरोमेटिसिटी मिल रही थी, वापस से इसको ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक हो गया, इस वजह से ये कॉन्जुगेशन में आया। सो यहाँ पर जो कार्बन आयन बना वो सबसे ज्यादा स्टेबल आपको दिख रहा है, क्योंकि जो एनायन बन रहा है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड वाले केस की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन आयन बना और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन आपको नहीं दिखेगी जिस टाइप से आपको इंडोल के केस में मिल रही थी, कि यहाँ पे इंडोल जो यहाँ पे कार्बन आयन बना ये फटाफट से कॉन्जुगेशन में गया, बट यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का अपीयर होगा दैट विल बी माइनस आई इफेक्ट। सो माइनस आई इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो माइनस आई इफेक्ट से ये कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा नाइट्रोजन एटम। और सिमिलरली अगर हम ए केस की बात करें ना, तो इसमें कोई भी हेट्रो एटम रिंग में प्रेजेंट नहीं है। सो अगर कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एटम ही नहीं है जो माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन आयन की उसको पुल कर सके। सो अगर कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है तो ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हुआ, ए वाला। और अगर हम बी वाले की बात करें और सी वाले की, तो सी वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल मिल रहा है। तो हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन फॉर्म। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल था सी वाला, बिकॉज ये कॉन्जुगेशन में गया और एरोमेटिक हो गया। उसके बाद बी एंड देन ए। तो ए सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल था। ए सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल क्यों था? क्योंकि वहां पे कार्बन एटम के अलावा कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ एक कार्बन ही प्रेजेंट था। तो कोई भी अगर हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है रिंग में, तो उसकी मतलब स्टेबिलिटी को कौन बेसिकली वो कर रहा है, जो उसका इतना ज्यादा एनायन क्रिएट हो रहा है, वहां पे जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है उसको कोई भी कम करने वाला नहीं है कि कोई कम कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई NO2 ग्रुप नहीं है, अगर कोई हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो वो -M से ले सकता था। तो ऐसा कोई भी प्रेजेंट नहीं है ग्रुप वहां पे जो उसको स्टेबल कर सके। सो इसलिए जो ए वाला एसिड है वो सबसे लीस्ट स्टेबल उसमें एनाइन बन रहा है। सो इट मीन्स कि वहां पर जो डीकार्बोक्सिलेशन का रेट होगा वो सबसे स्लो होगा, और सी वाले का जो रेट है डीकार्बोक्सिलेशन का वो सबसे ज्यादा फास्ट होगा, बिकॉज इस केस में जो एनायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कार्बन आयन की, सिमिलरली यही हम ऑर्डर हमारा फॉलो होगा फॉर डी कार्बोक्सिलेशन। सो अगर हम डी कार्बोक्सिलेशन की बात करें, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन का जो ऑर्डर होगा सी, बी और ए। सो जो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कार्बन आयन की, वही हमारा डी कार्बोक्सिलेशन का भी ऑर्डर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।